नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसकी कवरेज कितनी दिखाई जानी चाहिए ये अब मीडिया डिसाइड करता है, क्योंकि आपको भी अपनी खबरों से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई से कोई मतलब नहीं है, तो मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या खबर दिखानी है। क्या है आज की बड़ी खबर जो हर देशवासी पर हो सकती है उसका असर। कनाडा मैक्सिको पर 25% अमेरिकी टैरिफ मंगलवार से लागू हो गया। वहीं चीन पर भी इंपोर्ट टैरिफ दोगुना बढ़ाकर 20% कर दिया गया। वहीं फिर कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी चिकन, गेहूं, मक्का व कपास पर 15% और सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सी फूड, फल सब्जी व दूध उत्पादों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। 2023 में चीन ने 427.2 अरब डॉलर जबकि अमेरिका ने 147.8 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अमेरिकी और कारोबारी साझेदारों के बीच ट्रेड वॉर की आशंका में अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन गिरे। S&P 1.38%, डाउ जोन्स 1.62% और नैस्डैक 1% गिरकर खुले। नैस्डैक 16 दिसंबर के उच्च स्तर से 10% गिर चुका है। यूरोपीय बाजार में भी 1.27% से 3.53% गिरावट रही। वहीं टैरिफ वार अब ट्रेड वार में बदल रहा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इससे फायदे की आस, निर्यात बढ़ सकता है। जब भी ऐसा कोई होता है भारतीय विशेषज्ञ जरूर ऐसा कहते हैं कि भारतीयों को फायदा होगा। जब दुनिया में इस तरह से ट्रेड वार चल रहा है तो भारत को कैसे फायदा हो सकता है ये विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। जबकि नुकसान होता है तब ये विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं। आए दिन ऐसे देखने को मिलता है कि 94 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का नुकसान हो चुका है शेयर बाजार में, लेकिन विशेषज्ञ इससे भी फायदा बता रहे थे। रुपया कमजोर हुआ जब भी विशेषज्ञ इससे फायदा बता रहे थे। महंगाई होती है तब भी विशेषज्ञ हमको फायदा बताते हैं। ये विशेषज्ञ जब कहाँ चले जाते हैं, जब 94 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, किसी विशेषज्ञ का यह जवाब नहीं आया या यह राय नहीं आई कि अब इससे क्या फायदा होगा। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल और स्कूल कॉलेज शिक्षा के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कई बार हंगामा हुआ। शिक्षा पर बहस के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मौजूद नहीं रहने पर भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने कटाक्ष किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति की। वहीं विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में बहानेबाजी व लापरवाही बरतने पर स्पीकर ने अधिकारियों व सरकार पर नाराजगी जताई। साथ ही स्पीकर ने सरकार को प्रत्येक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का 3 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए। खेल विभाग में एक बड़ी सराहनीय पहल की जा रही है। वन विभाग में तैनात 5 खिलाड़ी अब खेल विभाग में बनेंगे DYSP अफसर। जी हां, खेल विभाग ऐसा विभाग है जहां की एक भी स्थायी खेल अधिकारी नहीं है। कोचों की भी कमी है। सीकर के रिटायर्ड हुए अशोक सिंह विभाग के अंतिम स्थायी खेल अधिकारी थे। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दूसरे लिम्बाराम कई वर्षों से बीमार है, दिल्ली में इलाज करा रहे। स्पोर्ट्स काउंसिल ने अब वन विभाग के एडजस्ट नहीं हो पा रहे खिलाड़ियों को सेम पे स्केल पर खेल विभाग में लेने की तैयारी की जा रही है। इन्हें डिप्टी यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन यानी DYSP ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। इस पर सचिव स्तर तक बात हो चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरह से और कब तक स्पोर्ट्स में यह DYSP अफसर बन सकेंगे। 443 पद में से 330 पद रिक्त है खेल विभाग में। जी हां, राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल में कुल 443 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 68% यानी 330 पद रिक्त हैं और हम आशा करते हैं कि हम ओलंपिक में मेडल जीतेंगे या हम ओलंपिक या ऐसे कई खेल में हम पदक लाने की तैयारी करते हैं, जबकि हमारे सारे पद में से 70% तक पद रिक्त है। वहीं राजस्थान में कोच को
जो एक संस्था है उससे आधे पैसे भी नहीं मिलते हैं। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर कोच लगाए जाते हैं तो उन्हें मात्र 20 से 25 हजार रुपए महीने मिलते हैं। इसमें भी NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के कोच मांगे जाते हैं। दूसरी ओर साई में कॉन्ट्रैक्ट पर कोचों को 50 हजार रुपए से ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कोच साई में लग जाते हैं और राजस्थान को कोच ही नहीं मिल पाते हैं। तो पदक कैसे मिलेगा? राजकोप सिटीजन ऐप एक बार फिर युवती के लिए मददगार साबित हुआ। जी हां, इस बार पुलिस ने एक होटल में पहुंचकर युवती को सुरक्षित निकालकर होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगने से युवती को होटल में लेकर गया इंस्टाग्राम युवक फरार हो गया। दरअसल युवक इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उसको रेलवे स्टेशन के सामने एक जयपुर में होटल में ले गया। वहां अभद्रता की तो युवती ने बहाना बनाकर खुद को बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। इसके बाद मोबाइल में डाउनलोड राजकोप सिटीजन ऐप के नीड हेल्प फीचर का बटन दबा दिया। मात्र 15 मिनट में पुलिस होटल पहुंच गई। बता दें कि पिछले महीने भी 12 फरवरी को महेशनगर जयपुर से एक युवक ने छात्रा के साथ अभद्रता की थी। तब छात्रा ने ऐप से मदद मांगी थी और 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। जी हाँ, इसी तरह से हर महिला या जो भी बच्ची या विद्यार्थी उसको जरूर राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड किया जाना चाहिए ताकि मुसीबत में वह पुलिस से मदद ले सके। शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के तहत RTE से निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन तैयार कर ली है। सरकार से अनुमति मिलते ही इसी सप्ताह प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है। हालांकि RTE प्रवेश के प्रावधानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पिछले साल की तरह ही प्रवेश के नियम रहेंगे। प्रवेश मात्र 2 कक्षाओं PP3+ और पहली कक्षा में हो सकेंगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 1.5 महीने पहले प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी, ताकि अप्रैल से पढ़ाई प्रारंभ हो सके। पिछले साल अप्रैल अंत में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS में कोई सी भी परीक्षा हो, गड़बड़ी तय है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। ऐसा ही मामला फार्मेसी परीक्षा में सामने आया। परीक्षा कराने रिजल्ट में देरी सहित कई गड़बड़ियों की बात सामने आई है। इनकी पुष्टि होने के बाद राजभवन ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उलट इस कमेटी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था, उसे ही 2024 में फिर परीक्षा कराने की जिम्मा दे दिया है। नतीजतन फिर वही गड़बड़ियां हुई और फिर तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई। राजभवन ने पिछले साल RUHS कुलपति को पत्र लिखा था कि RUHS से संबद्ध फार्मेसी विश्वविद्यालय में 2023-24 में प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया में की गई देरी से कई विसंगतियां हुई है, लेकिन फिर गड़बड़ी की गई। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार, कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, यह आप अब भली भांति समझ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 49.3 ओवर में 264 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 48.1 ओवर में 6 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 छक्के लगाकर जीत तय कर दी और KL राहुल के छक्के ने भारत को जीत दिला दी। भारत लगातार 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाला पहला देश बना। इससे पहले 2013, 2017 में भी फाइनल में पहुंच चुका है। जी हां, विजेता से भारत 9 मार्च को फाइनल मैच खेलेगा। इस जीत से तय हो गया कि फाइनल दुबई में खेला जाएगा। रोहित ICC के सभी फॉर्मेट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने हैं। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान यानी सीफू पर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। संघर्ष समिति के सदस्य पुष्पेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि विभाग ने भर्ती 2023 की अंतिम सूची को लेकर कई बार अंतिम तिथि दी। पहले 30 नवंबर 2024, फिर 31 जनवरी 2025 के बाद में 28 फरवरी दी गई, लेकिन इसके बाद भी सीफू ने अंतिम सूची जारी नहीं की, जबकि इसकी प्रोविजनल सूची गत वर्ष 5 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी। 8 माह पश्चात भी अंतिम सूची जारी नहीं होने के कारण फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभिषेक पांडे व दीपक छंगानी ने बताया कि चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन 8 भर्तियों में से 7 भर्तियां दिसंबर 2024 में ही पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची अब भी जारी नहीं हुई।
अभ्यर्थियों के एक दल की सीफू निदेशक डॉक्टर एस अग्रवाल से वार्ता हुई, लेकिन उस पर अभ्यर्थियों से सहमति नहीं बन सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से अंतिम सूची जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है। जयपुर आईफा अवार्ड्स 2025 के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की तैयारी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। जेईसीसी ग्राउंड पर होने वाले अवार्ड शो का स्टेज लगभग तैयार हो गया है। स्टेज का साइज बड़ा है और कई जगह कलाकारों के लिए रहेगी। राजस्थानी आर्ट में रंगने वाले स्टेज शो पर हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो स्पेशल इफेक्ट्स में मदद करेगा। स्टेज के बैकड्रॉप में जयपुर के फोर्ट जरहो के साथ आईफा कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम भी देखने को मिलेगी। 8-9 मार्च को होने वाले मेन इवेंट से पहले 7 मार्च को भी शहर में कई जगह प्री सेलिब्रेशन होगा। रात 8:30 बजे मानसरोवर स्थित हयात रिजेंसी में टॉक शो होगा, जिसमें अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा द जर्नी ऑफ विमेन इन सिनेमा पर चर्चा करेंगे। शो को मॉडरेट आईफा की वाइस प्रेसिडेंट नौरीन खान करेगी। पर्यटन विभाग ने आईफा प्रमोशन प्रोग्राम के तहत आमेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल, तोरण द्वार, जल महल पर आईफा अवार्ड ट्रॉफी की रेप्लिका ग्रीन कारपेट के साथ लगाई है। इसके साथ यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटक सेल्फी भी ले रहे हैं। प्लास्टिक कंक्रीट का मलबा, प्लास्टिक बोर्ड को रिसाइकल कर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा बल्कि राजस्थान सहित देश भर में नए स्टार्टअप आ रहे हैं। जीरो कार्बन पर काम करने से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। वेस्ट को रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह के स्टार्टअप और प्रोडक्ट्स को 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में प्रदर्शित किए गए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस फोरम में देश भर के स्टार्टअप और प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई गई है। पानी की बोतलों को रिसाइकिल कर टी शर्ट बनाई जा रही है। यह टी शर्ट पहनना स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं है। RUHS VC की नियुक्ति एक बार फिर विवादों में आ गई। फार्मासिस्ट प्रोफेसर प्रमोद येवले को VC बनाए जाने के बाद जहां फार्मासिस्ट यूनियन ने हर्ष जताया, वहीं डॉक्टर्स ने आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है। उन्होंने सरकार को स्पष्ट किया कि नियम विरुद्ध VC बनाया जाना चिकित्सा शिक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और यदि यह आदेश जल्द वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सक शिक्षक आंदोलन करेंगे। RMCTA और IAS ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि आज तक यह पद डॉक्टर्स को ही दिया जाता रहा ताकि मेडिकल शिक्षा को बेहतर किया जा सके। विधानसभा में कांग्रेस के 18 से अधिक विधायकों ने शिक्षा पर बहस में 3rd ग्रेड तबादले शुरू करने और महात्मा गांधी स्कूलों का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बंद क्यों करने पर तुली है। क्या गरीब के बच्चे के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का हक नहीं है। बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने कहा कि आज शिक्षा और उच्च शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा है और दोनों ही मंत्री सदन में नहीं है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रीट परीक्षा के दौरान जांच में जनेऊ उतारने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई वह गलत है। स्कूल को चालू रखा जाए। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने भी महात्मा गांधी स्कूल बंद करने को लेकर हमला बोला। केशरवार पैटर्न के CL प्रेमी ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, भाजपा सरकार ने 450 स्कूल बंद कर दिए। बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा ने कहा कि दिक्कत अंग्रेजी माध्यम स्कूल से नहीं बल्कि सरकार को दिक्कत महात्मा गांधी से है। विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर रिप्लाई देते वक्त शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार में कांग्रेस नेताओं ने पैसे लेकर जेबें भर भर कर पेपर बेचे। ये सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। हंगामा 15 मिनट से अधिक चलता रहा। स्पीकर कहते रहे कि किसी का नाम नहीं लिया, पार्टी पर तो आरोप लगते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि नई परंपरा क्यों शुरू करवा रहे हो, आरोप लगा रहे हो तो साबित भी करे। ऐसे आरोप लगाएंगे तो मैं इनके खिलाफ कल विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आता हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी पर जनता के पैसे लूटने का आरोप लगाता हूं। करो नोट। ये खुद भ्रष्टाचारी और गलत को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसा बयान कार्रवाई से हटवाओ। लेकिन स्पीकर इतना ही बोले, नियम बुक में होगा तो देख लेंगे। इससे हंगामा बढ़ गया। हंगामे में भी दिलावर नहीं रुके। बाद में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय का मिड डे मील में 1705 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसी तरह मदरसा बोर्ड ड्रेस खरीद में 5 करोड़ का घोटाला सामने आया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को आईफा अवार्ड्स आयोजन समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। इन्होंने मुख्यमंत्री को आईफा अवार्ड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। समिति सदस्यों ने 8 व 9 मार्च को राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले समारोह सहित अन्य कार्यक्रम जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजरी खनन को लेकर सरकार पर हमला बोल डोटासरा ने पहरेदार ही हिस्सेदार का आरोप लगाया। जूली ने बजरी माफियाओं की खुली लूट पर सरकार की चुप्पी पर ऐतराज किया। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान में अवैध खनन और बजरी की लूट के लिए कोर्ट, कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि राज्य में हर दिन 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। माफिया पुष्पा बनकर अवैध खनन की रीलें अपलोड करके कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जूली ने लिखा है कि भाजपा का राज मतलब माफियाओं का राज। बूंदी में अवैध खनन रोकने गए वन कर्मियों पर कुल्हाड़ी व रोड से हमला किया गया, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। विधानसभा के पीछे दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन 8 मार्च को होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। 22 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। गत दिनों गहलोत ने मौजूदा सरकार पर दोबारा उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए थे। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक आदेश जारी कर राजस्थान में अब ईंट भट्टों के लिए वर्ष में 6 महीने का समय निर्धारित कर दिया है। अब भट्टा संचालक इसी अवधि में ईंटों का उत्पादन कर सकेंगे। प्रदूषण में नियंत्रण मंडल की तरफ से आदेश 4 मार्च को ही जारी किया गया है। इसके अनुसार अब प्रदेश में 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में ही भट्टों से ईंट का उत्पादन किया जा सकेगा। राजस्थान ईंट निर्माता संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रतन गणेश गढ़िया ने बताया कि इससे पहले या बाद में ईंट भट्टे चलाने पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भट्टों से वर्ष में 8-9 महीनों ईंटों का उत्पादन किया जाता था। गणेश गढ़िया ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आदेश पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जारी किया है। इस पर लगाम भी लगानी होगी कि 6 महीने का आदेश तो जारी कर दिया गया है, क्या ईंट भट्टे वाले 6 महीने में ही इसको रोक देंगे या एक बार फिर इसमें भी कोई न कोई गफलत हो जाएगी और 8-9 महीने तक चलता रहेगा और फिर इससे रेवेन्यू का भी नुकसान होगा और दूसरा एक कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाएगी। तो इसलिए चाहिए कि 6 महीने तक ही ईंट भट्टों वालों से भी निवेदन है कि 6 महीने ही इसमें कार्य किया जाए। सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर की ओर से 50 एनसीसी कैडेट्स के लिए कैमल सफारी का आयोजन 4 से 7 मार्च तक किया जा रहा है। कैमल सफारी सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर से दईजर मथानिया होते हुए उम्मेदनगर तक की दूरी 50 किलोमीटर तय करेगी। मतदान केंद्र के बाहर एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछले 3.5 माह से टोंक जिला कारागृह में बंद नरेश की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट में नरेश मीणा के वकील ने बताया कि पिछले साल विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने के मामले में हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई गई थी। उस पर सुनवाई की पहले 4 बार तारीख मिल चुकी है, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। मध्य प्रदेश के 72 महिला पुरुष श्रमिक वन विभाग उदयपुर के ठेकेदारों से अपने खून पसीने की कमाई की मांग को लेकर कलेक्टर बंगले के सामने सड़क मार्ग के दूसरे किनारे पर पिछले 2 दिन से धरना देकर प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शन के दौरान मंगलवार 10:30 बजे एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में एम्बुलेंस से आरएमटी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जनना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती के बाद भी अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनको मजदूरी के लिए मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है। कस्बे से पिछले दिनों अलग अलग समय लापता हुई यानी कोटा की एक खबर 3 बेटियों में से दूसरी को भी पुलिस ने मंगलवार को इंदौर से दस्तयाब कर लिया है। बाबा श्याम का लक्खी मेला परवान चढ़ने लगा है। जिले भर की सड़कों पर इन दिनों भक्तों का उल्लास नजर आ रहा है। नाचते गाते खाटू धाम की तरफ भक्तों का जत्था बढ़ रहा है। उधर मेले के 5वें दिन बाबा श्याम के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। श्याम भक्त हाथों में केसरिया निशान लिए नाचते गाते पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं।
रमजान के चलते फलों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में इनके खुदरा और थोक बाजार में 10 से 30 रुपए तक की तेजी आई है। उधर कश्मीरी सेब के बाजार भाव में 30 रुपए तक की बढ़त सामने आई है, क्योंकि ईरानी सेब पर सरकारी नीतियों के चलते बैन लग गया है। ईरानी सेब की 10 किलो वाली पेटी पहले 900 से 1000 रुपए में मिल रही थी, वह अब 1200 रुपए तक पहुंच गई है। साथ ही कश्मीरी सेब के भाव भी 1300 से 1400 रुपए 9.5 किलो की पेटी के बने हुए हैं। अब देखना यह है कि यह कब तक सस्ता हो पाता है। रात के सन्नाटे में एक बूढ़ा पिता हथकड़ी की तरह रस्सी कसकर एक अनजान आदमी को कुर्सी पर बांध देता है। उसके कांपते हाथों में एक लाठी, आवाज में गुस्सा, कौन है तू, किस लिए आया है। उस आदमी की आंखों में आंसू है, होठ हिलते हैं मगर शब्द जैसे हलक में अटक गए हो। यह कोई चोर नहीं बल्कि उनका बेटा है राहुल, जो सालों पहले विदेश चला गया था और अब लौटा है, लेकिन देर से, बहुत देर से। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में मंगलवार को मंचित नाटक मुक्ति ने दर्शकों को भावनाओं के भंवर में डाल दिया। कैलाश सोने लिखित और निर्देशित यह नाटक महज एक कहानी नहीं बल्कि हर उस रिश्ते का आईना है जहां दूरियां कभी हालात से बनती है तो कभी अहंकार से। राजस्थान में मौसम फिर अदला बदली कर रहा। राजधानी में भी हल्की सर्दी फिर लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद उत्तरी इलाकों में आ रही ठंडी हवाओं ने दिन का पारा लुढ़का दिया। मंगलवार सुबह से ही हल्की सर्द चल रही थी। इसके असर से अधिकतम तापमान 24 घंटे में ही 4 डिग्री लुढ़ककर 27 डिग्री पहुंच गया है। ये सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। हालांकि रात का पारा 2.4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 17.6 डिग्री पहुंच गया। सर्द हवा के चलने और तापमान लुढ़कने से सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। राजधानी जयपुर में अगले 24 घंटे यानी बुधवार को भी उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा। इससे तापमान में हल्की गिरावट होने से सर्दी का एहसास रहेगा। अगले 7 कोई नया सिस्टम नहीं बनने से बारिश के आसार कम है। 7 मार्च से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के बाद मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी बढ़ेगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।